हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उस सीरीज के आपने बाकी के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो के लिए हम किस तरह के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से पिक करते हैं, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40% का एक सीजर जनरेट कर पाए। बट हाँ, ये मेरी किस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, पर जस्ट जो अपने लिए स्टडी करता हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, जिससे मेरे साथ आप भी सीख सकें और जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज करता हूँ, आप भी वो कर पाए। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। तो आज की जो कंपनी है वो है मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जो बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है और इनका जो मेन बिजनेस है वो गोल्ड के बदले में लोन देना है। और उसके साथ में जो मतलब ये मेजर रेवेन्यू पार्ट है इनका। और उसके अलावा ये थोड़ा बहुत व्हीकल और थोड़ी बहुत माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, जो छोटे अ, वो क्या कहते हैं लेंडर होते हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं। आप एक बार इनकी यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। और इनका 2008 और 12 इनका सबसे अच्छा पीरियड था। वो रीजन यही है कि 2008 में जब रिसेशन आया था तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस काफी ज्यादा तक गिर गए थे, और उसके बाद जब गोल्ड ने एकदम से बढ़ना शुरू किया था ना, तो गोल्ड के प्राइस काफी अच्छे बढ़ गए थे। तो जब इनका बिजनेस इस तरह का है ना, जब गोल्ड के प्राइस नीचे आते हैं तो इनका जो क्या कहते हैं वो बिजनेस में जो प्रेशर आता है, जब गोल्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं तो बिजनेस का प्राइस ऊपर मतलब जो बिजनेस है इनका अच्छे से ग्रो करता है। तो ये मेन रीजन इनका यही था, जिससे यहाँ पे उन्होंने दिखा भी रखा है कि फास्ट ग्रोथ पीरियड फाइनेंशियल ईयर 8 से लेकर 12 तक। अब इनका एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। मार्केट कैपिटल इनकी 10,472 करोड़ की है। स्टॉक भी 8.07 का है। आरओसी 11.7 का है। और लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1867 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 35.2% है। इंडस्ट्री पी 21.2 है। इंडस्ट्री पी से अगर आप देखोगे तो काफी अ, कम का पी नजर आता है। उस केस में हम कह सकते हैं थोड़ी अंडर वैल्यू कंपनी है। करंट प्राइस 194 का है, तो पहले 125 की है। आरओई 16.6 का है। प्राइसिंग परसेंट कोई है नहीं, हाई प्राइस ऑल टाइम 224 का है। और जो 52 वीक लो था वो 102 का था, हाई 202 का था। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत पे करती है। फेस वैल्यू 2 के, डेट टू इक्विटी 3.11 है। हमें पता है कि एनबीएफसी केस में जो डेट टू इक्विटी इनकी इन्वेंट्री होती है, जितना ज्यादा ये मनी बोरो करेंगे उतना ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे और लोन दे पाएंगे। अब एक इवन इनका लास्ट के क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं। तो मार्च के भी आए नहीं है, दिसंबर के रिजल्ट अगर हम देखें तो 1715 के इनका रेवेन्यू था और 23 से बढ़कर 2305 का हो गया था। जो नेट प्रॉफिट है 393 से बढ़कर 575 का हो गया था। तो आप देखोगे अगर लास्ट जितने भी पहले के क्वार्टर है ना, अगर आप सबको देखोगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया, तो लगातार हाईएस्ट एवर ही पोस्ट करते आ रहे हैं। और अगर 12 मंथ का ईयरली ग्रोथ देखोगे तो 2008 से वहां पे डेटा है, तो 18 करोड़ से बढ़कर जो उनका सेल बढ़ गई है 8260 करोड़ की हो गई 21। और जो नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ से बढ़कर 2049 का हो गया। 9 का हो गया। तो आप देखोगे तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है और लगातार बिजनेस इनका ग्रोइंग फेस में ही है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो 10,403 इनके पास अपना रिजर्व है, ठीक है। और 169 का इनके पास इक्विटी कैपिटल है। 1090 का फिक्स एसेट है। सीडब्ल्यूआईपी में कुछ खास है नहीं, क्योंकि मशीन इनको लगानी होती नहीं है, खाली ब्रांच ये ओपन करते हैं उसी में जो सेटअप होता है बस, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 543 का इनका इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 35.20 उनके पास प्रमोटर के पास है। एफआई के पास 3199 है और डीआई के पास 9.50 है और पब्लिक के पास 23.32 है। तो ऑलमोस्ट 76% एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, 24% ही एक नॉर्मल रिटेल के हाथ में है। बाकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये फंडामेंटल काफी अच्छे नजर आते हैं। आप एक बार टेक्निकल देख लेते हैं कि कोई टेक्निकल में हमें क्या नजर आता है। टेक्निकल में देखो ये कि ये धीरे नजर आती है, जो एक हम इसको मतलब रिवर्स हैंडल शोल्डर ही बोल सकते हैं, कप विद हैंडल नहीं, रिवर्स हैंडल शोल्डर ही बोलेंगे इसे, ठीक है। तो आप ये देखो, ये छोटा सा हेड, ये बड़ा सा हेड, सॉरी वो शोल्डर था, और ये फिर वापस से शोल्डर बनाया और इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके दोबारा उसको रेंज को टेस्ट किया और वापस इन्हें इसने चलना शुरू कर दिया। ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद, टेस्ट करने के बाद वापस से चलना शुरू कर दिया। तो अगर आप इसका हम टारगेट निकालते हैं तो टारगेट निकल कर आता है 292, ऑलमोस्ट 55.82%। और अगर हम लास्ट क्लोजिंग प्राइस से अगर हम इसको मार्क करें, ऑलमोस्ट 50%। तो 50% का अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आती है। अब बात ये आती है कि इसमें कोई किसी तरह का कोई रिस्क है क्या। देखो,
मुझे तो कोई रिस्क नज़र नहीं आता। रिस्क सिर्फ इतना ही नज़र आता है जो कि मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड हमें नहीं पता होता, अभी लास्ट के रिजल्ट आए नहीं है, रिजल्ट आने वाले हैं। शायद इसी महीने रिजल्ट आने हैं इसके। तो अगर रिजल्ट अच्छे आए तो ऑब्वियसली बात है कि जो टारगेट है उसको अचीव होने में कम समय लगेगा। अगर रिजल्ट किसी वजह से थोड़े से मतलब किसी तरह का कोई भी दिक्कत आती है ना, तो उसमें मेरे को डर नहीं लगेगा। और क्योंकि फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं, मुझे एज ए अपॉर्चुनिटी ही नजर आएगी उसके अंदर। अगर वो 5-10% और टूटता है ना, तो वो अच्छी बात है, मेरा गेन बढ़ जाएगा। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बट आप मेरे कहने से बाइंग और सेलिंग नहीं करेंगे, आप भी एक बार एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का बिजनेस है, किस तरह ग्रो कर रहा है। और जो मुझे एक चीज नजर भी आती है ना, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत कम रिस्क नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि देखो, अगर एक गोल्ड के बदले में ये अमाउंट देते हैं, अगर किसी ने गोल्ड और गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक है। अगर किसी ने 2 साल पहले गोल्ड रखा होगा, फॉर एग्जांपल 50, उस टाइम पे 50 होगा, 50 के टाइम पे रखा होगा, अगर 80% इन्होंने उसको दे भी दिया होगा, तो वो लगा, हम मान लेते हैं कि 80% इन्होंने दिया होगा, 40 का हो गया, 40 का हो गया। अब अगर मान लो वो नहीं छुटा हुआ है, तो 70 का हो गया ना, ये उसको सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना पैसा भी रिकवर करते हैं, साथ में प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। और आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आप एज ए कस्टमर, अगर मान लो मैंने ही गिरवी रखा है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस टाइम पे जब 50 का था, मैंने लैंड गिरवी रख दिया, 40 ले लिए। मगर अब थोड़ा बहुत प्रिंसिपल उतार दिया, ठीक है। अब अगर रेट बढ़ गए तो मैं क्या करूंगा? मैं यही करूंगा कि यार 70 हो गया, अब एक काम करो, किसी तरह से मैं इसको वापस छोड़ाता हूँ, वापस से लैंड कर दूंगा ना। वापस अगर 70 का मुझे अगर 80% मिलेगा, तो 54 हो गया। तो किसी तरह का नुकसान हुआ नहीं ना, ना एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए क्या कहते हैं, ना ही क्या कहते हैं कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, प्रेशर तभी आता है जब गोल्ड के किसी भी रीजन से गोल्ड के प्राइस नीचा आने लगे। मगर गोल्ड के अगर नीचे रह सकते हैं, वही है ना कि ज्यादा देर तक गोल्ड ऐसी चीज है ना कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हम इसलिए कोई तरह की इस तरह के बिजनेस में मुझे कोई दिक्कत नजर आती ही नहीं है। आप एक बार खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। मेरे कहने से बाइंग सेलिंग की परचेसिंग नहीं करेंगे। मैं सिर्फ जस्ट जैसे मैं अपने लिए जो सेल्फ स्टडी करता हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, वही मैं आपके सामने एक वीडियो ग्रुप में लेकर आता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।